हेलो 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 हेलो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एक और पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ एक और स्पेशल गेस्ट हैं, उज़ैर मिर्ज़ा। इनको हम प्यार से चौधरी उज़ैर मिर्ज़ा ही बुलाते हैं। तो आज इनसे इनकी स्टोरी सुनेंगे और इन्होंने कैसे एक किंडल की एजेंसी स्टार्ट की पाकिस्तान के अंदर। थोड़ा सा इनसे इंट्रोडक्शन हम लेंगे स्टार्टिंग में। तो उज़ैर, वेलकम टू दी शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और थोड़ा सा अपना ऑडियंस को इंट्रोडक्शन दें कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कहाँ से आप रावलपिंडी आए, कैसे आपने ये फ्रीलांसिंग वाला सारा सिस्टम स्टार्ट किया और कैसे आपने 22 साल की उम्र में एक एजेंसी खड़ी कर दी। बेसिकली सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा बैकग्राउंड फैसलाबाद से, मैं बेसिकली फैसलाबाद से हूँ और फैसलाबाद में तकरीबन 2010 में हम रावलपिंडी में शिफ्ट हुए थे। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वहीं से है और मैट्रिक मैंने रावलपिंडी धमेयाल से किया था। उसके बाद कॉलेज एंड देन मेरा वो जो एक था शुरू से ही कि मैंने आर्मी में जाना है, आर्मी कमीशन ऑफिसर, उसमें अप्लाई किया, 2 दफ़ा रह गया और अपनी स्टडीज़ का 1 साल भी मेरा ज़ाया हो गया। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना BS फिज़िक्स फ्रॉम एन एफिलिएट कॉलेज। मेन मकसद मेरा यही था कि मैंने अपनी जो अर्निंग है वो खुद, स्टडीज़ का जो खर्चा है वो खुद बेयर करना। तो एक एफिलिएट कॉलेज था, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आपकी जो एजुकेशन फ़ी है वो बहुत कम होती है, लाइक 50 मे बी 25-35,000 इतनी होती है पर सेमेस्टर। तब भी मैं पार्ट टाइम ना ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को, मैट्रिक और FSC के बच्चों को, होम ट्यूशन। और उसमें उसके अलावा भी थोड़ी फ्रीलांसिंग, लेकिन मैं किसी के लिए कर रहा था फ्रीलांसिंग। तो वहाँ से ये कि मेरा एजुकेशन का खर्चा कंप्लीट हो गया था। देन आ गया 2020 कोविड और हर एक ने अप्रॉक्स, ज़्यादातर पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स जो मार्केट को बूम मिला वो कोविड में मिला। तो यही सिस्टम था, कोविड में ही स्टार्ट किया। थोड़े से फाइनेंशियल कंडीशंस, थोड़ी सी घर की भी डिस्टर्ब थी। अगेन हर जगह चीज़ें बंद हैं। तो ये 6-8 महीने 10 महीने हो गए थे, जो सेविंग्स थी वो होगी स्पेंड। तो ना वो जो टाइम था वो थोड़ा मुश्किल था। एक दोस्त ने मशवरा दिया कि एक बाबा है सनी अली। मैं पहले परेशान हुआ, कहता 40 साल का बाबा है सनी अली। मैंने कहा ये क्या है, 40 साल है, बाबा भी है और नाम देखो ना कैसा रखा हुआ है। तो उसने मशवरा दिया, इसको सुनो ना, तुम्हें अमेज़ोन करता है और वो देखो तुम्हें इंटरेस्ट होता है। बेसिकली वो अमेज़ोन ऑलरेडी कर रहे थे जिसने मशवरा दिया था। उनके जो ब्रांड्स हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता अभी, उनके 500-600 प्रोडक्ट्स थी। मैं उनके पास भी फोटोशॉप सीखने जाता था रात को ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों को। ये मैट्रिक वाली कहानी है? नहीं, ये है FSC करने के बाद जब मैंने अपनी स्टडी शुरू कर दी थी BS फिज़िक्स एफिलिएट कॉलेज से। सुबह एफिलिएट उधर वापस आके थोड़ी देर सो जाना है, फिर ट्यूशन पढ़ाना है, वापसी पे फिर मैं उनके पास जाता था फोटोशॉप सीख। वो मुझे उन्होंने काम कितना सिखाया, मतलब उतना ही सिखाया था जितना उनको चाहिए था। जैसा कि जैसे मेन इमेज बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, वो इमेजेस बना के दे देते थे। जैसे भी हम इमेजेस डिज़ाइन करते हैं वो वैसा सिस्टम नहीं था उनका। इमेजेस बस बनाई हैं, बना के उन्होंने शेयर कर दी हैं और मैं उनकी बैकग्राउंड रिमूव कर रहा था, बैकग्राउंड वाइट करने हैं। फोटोशॉप में इतना सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे बताया कि ये बैनर बनते हैं, लोगो बनते हैं, ये भी सीखो। मैंने वो भी सीख लिया। उन्होंने कुछ ना कुछ मुझे पे भी किया, क्योंकि उनका काम भी मैंने किया था। उनका प्लान मुझे लेके ये था कि लॉन्ग टर्म वो मुझे सिखाएं और अपने साथ रखें। बट वो शुरू से ही माइंडसेट नहीं है जॉब वाला, तो क्योंकि वो जॉब ही थी काइंड ऑफ। तो मैंने वो, जैसे मुझे थोड़ा बहुत आया फोटोशॉप ग्राफिक्स का, तो मैंने अपनी फाइवर पे गिग बना ली। पहला काम ये किया, रैंक भी हो गया, फिर दूसरे तीसरे पेज पे आ भी गया। और ऑर्डर्स नहीं थे, खैर वो तरीके अब आगे समझ आए कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो उसके बाद मैंने उन्हें बोला कि मैं नहीं कर रहा। अच्छा, उनका मैंने इसका बताने का मकसद ये था कि मुझे उनकी बात पर ट्रस्ट इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद अमेज़ोन कर रहे थे 2015-16 से। और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे भेजी सनी भाई की 3 घंटे की वीडियो। मैं 20 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो वो भी नहीं देखता। तो वो वीडियो मैंने 3 दिन में ख़त्म की उनके कहने पे। वो भी इसलिए कि यार वो ट्रस्ट वर्दी बंदा है, उसने जो कहा है मान लेता हूँ, ठीक होगा। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी लंबी बात की थी कि जिस तुम कंट्री का नाम सोच सकते हो ना, सनी का उस कंट्री में ऑफिस है। तो मैं ज़रा है कि यार ये कौन सा बंदा है, एक बार देखूँ सही। तो वीडियोस देखी सनी भाई की 3 घंटे की, उसमें मुझे एक चीज़ क्लियर हुई
दैट इज़ शुरू से ही ना यूजली मिडिल क्लास फैमिलीज में भी ऐसे होता है कि जी बिज़नेस करना है, ऐसे नहीं होते। मैं सोच ही रहा था कि यार चलो ठीक है, मेरी अभी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, कुछ कहीं जॉब ना भी मिले एटॉमिक में, कहीं भी ना भी मिले, तो मैं टीचर लग जाऊँगा। पढ़ाने का मुझे शौक़ है तो मैं कर लूँगा। अच्छा, टीचर की सैलरी कितनी होती है स्टार्टिंग? चलो 50,000 हो जाएगी, 60-70 हो जाएगी। हाँ 60-70 तो काफ़ी लेट, ज़्यादा मतलब अकेडमीज भी पढ़ा लो, चलो 70-1 लाख कर लो। तो मैं सोच रहा था अगर 1 लाख या 50,000 मेरी सैलरी लग जाए जाते ही, जो कि नहीं होती, तो मैं घर पे कितने दूंगा, सेव कितने करूंगा और बिज़नेस कब स्टार्ट करूंगा? नंबर 1। नंबर 2, मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ना, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे 3 बड़े भाई हैं, तो ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और उन्होंने कहा था कि जब फ्री, एटलीस्ट मैं फ्री कब तक हूँ, जब तक मेरी डिग्री तो है, मुझे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अभी भी नहीं है, खैर कर लूँ तो बेहतर है, ना करूँ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे पता था मेरे पास टाइम है, तो मैंने ना एक साइड हसल के लिए, जो मैं किसी के लिए फ्रीलांसिंग काम कर रहा था, तो मैंने सोचा कि यार चलो स्टार्ट करते हैं। वहाँ से पैसे आए थे कोई 6-8-10 हज़ार, मैं वहाँ से भी मंथली बना लेता था। तो वो, अच्छा वो बंदा भी, खैर थोड़ा स्टोरी इंट्रोडक्शन ही लंबा हो रहा है, वो बंदा भी ना अपवर्क पर थे, टॉप रेटेड प्लस। उनकी भी एक खैर इंस्पिरेशन है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती और वो थे अपवर्क पे कंटेंट राइटिंग की फील्ड में टॉप रेटेड प्लस। अच्छा इंग्लिश नहीं आती और कंटेंट, ठीक है। और मैं से अगर इंग्लिश में मैसेज कर रहा था ना, अच्छा वहाँ से मेरी इंग्लिश भी अच्छी होगी। एक एफएससी के बच्चे को पता होता है कि इंग्लिश बोलनी लिखनी आती होती है, लेकिन वो घबराता है, तो वो को कंटेंट राइटिंग उनके लिए मैंने करके दी थी, तो मुझे वो मेरी थोड़ी सी इंग्लिश भी वहाँ से रिटर्न ठीक होगी, बोलना में तो हेजिटेट करते थे डेफिनेटली। तो खैर मैंने कहा चलो ये जो पैसे आ रहे हैं, मेरी जो अपनी चल रही है इनकम, दूसरी स्टडीज़ के जो हैं, उसके अलावा मेरे पास कुछ ना कुछ बच जाएंगे, तो मैं इसको ना कहीं ना इन्वेस्ट करता हूँ। कहाँ पे करूँ, कैसा बिज़नेस हो, वो भी देखना शुरू किया, एक दोस्त के साथ शुरू किया। लेकिन अच्छा, एक हम ना उसी के जब रिसर्च में ना पिंडी की बड़ी मशहूर मार्केट से, मुझे याद नाम नहीं याद, हम उधर गए, उधर ना एक शॉप थी, उसने मुझे दोस्त ने बोला यार ये देखो बिज़नेस ऐसे होता है ये, तो मैं सिर्फ उसको एनालाइज़ किया 15 मिनट। वो क्योंकि इंट्रोवर्ट था, अब तो नहीं हूँ, इंट्रोवर्ट था मैं, तो मैं बाहर में खड़ा हूँ, वो जाके बात कर रहे हैं अंदर शॉप में। अच्छा मैं देख रहा हूँ शॉप में कोई 20 से 30 बंदे खड़े हैं, उसके सामने 2 फ़ोन है, दूसरे लैंडलाइन, और 2 उसके अपने फ़ोन है। एक फ़ोन बंद करता है, दूसरा आता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा आता है। दुकान में एसी नहीं है, ठीक है। तो मैं सोचा था यार अगर ये महीने का 2 लाख नहीं 1 लाख भी बनाता हो, मुझे लगता था 1 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, 1 लाख भी अगर बनाता हो तो ये क्या ज़िंदगी है इसकी, ना एसी है दुकान में, ना कुछ और है, तो मैंने ऐसा बिज़नेस तो करना नहीं है। तो वो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ वो सनी भाई के 3 घंटे की वीडियो से, कि बिज़नेस वो होता है जो ऑटोमेट किया जा सकता है। तो बस मैंने कहा यार बाकी जो भी बातें हैं सच है नहीं है, ये बात ठीक ही है। तो उसके बाद मैंने वो सारी VVIP वीडियोस देखी, पहले यूट्यूब पे गया और फिर अप्लाई किया VBC के लिए, VBC देखा, तब VBC में आई थिंक 7 से 8 कोर्सेज होते थे, अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। तो उधर से अगेन स्टार्ट VA से किया, और VA में भी टोटल 9 वीडियोस थी, सर अवैस मीन और सुहेल तारिक की, वो देखी। जैसे ये जो सर सुहेल तारिक थे, उन्होंने बताया जी इंट्रोडक्शन वीडियो 3 थी मुझे याद है, एक सनी भाई की थी, एक शायद अवैस मीन की थी, और एक थी सर सुहेल तारिक। उन्होंने कहा जी आज ही आप अपने अपवर्क के अकाउंट बना लें। तो मैं गया जी, मैं कहा चलो ठीक है आज ही बना लेते हैं। और मुझे याद आया कि मैंने 2017 में एक अपवर्क का अकाउंट बनाया हुआ ऑलरेडी, वो मैंने बनाया और मेरा अकाउंट बना हुआ था। मैंने उसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज़ किया अकॉर्डिंग टू द नीश जो है हमारी, वो भी हो गई। तो ठीक है, जैसे ही वो पूरा VA का कोर्स देखा, साथ ही अपवर्क पे मैंने बिडिंग करना ये शुरू कर दिया। तब मैं अनेबलर से ब्लॉक नहीं था तो तब अच्छा, इससे अब बिफोर EC मैं अनेबलर्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ। वो ऐसे कि जिस बंदे का मैंने आपको बताया, उन्होंने मुझे सनी भाई का बताया था, उनके चाचा ने ना उन्हें कहा था कि आप एडवांस नॉलेज सीखने के लिए, क्योंकि हम अमेज़न कर रहे हैं, उन्हें इतना आइडिया नहीं है प्रोडक्ट रिसर्च ये वो, आप ना अनेबलर्स का कोर्स ले लें। उनका अनेबलर्स का था बैच 4 का कोर्स, सर असाद मिर्ज़ा थे उसमें। तो वो कह रहा था यार मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ना देखनी है, तो ये मेरी क्लासेस आप ले लो। वो मैंने उनकी क्लासेस ली, स्क्रीन भी रिकॉर्ड की, वो भी तक ड्राइव पे पड़ी हुई है मेरे पास। वहाँ से पहले सीखा टूल्स कैसे यूज़ होते हैं, वो बहुत क्लियर में ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत डिटेल में उन्होंने बताया कि यार ऐसे टूल्स यूज़ होने ये वो देखा। फिर जब वो इसी वाले आके जब मैं डिटेल में नॉलेज देखा, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नॉलेज में डिफरेंस तो है। तो खैर तब वहाँ के ग्रुप में
नीचे पोस्ट जॉब की आई थी कि हमें कोई VA चाहिए, कुछ ऐसे था, तो मैंने अक्सर जगह पे कमेंट कर दिए थे कि आई एम बैच 4 स्टूडेंट और ये वो। वहाँ से मुझे क्लाइंट्स जो थे वो मैंने अभी VA कोर्स ही कंप्लीट किया था, PL तो अभी मैंने शुरू ही किया था, तो मुझे क्लाइंट मिल गया था। ये कितना टाइम हुआ था शुरू करने से लेके 4 महीने 6 महीने के बाद? नहीं, 1 महीने बाद ही। 1 महीने बाद जब मैंने VA का स्टार्ट किया तो लक अच्छी थी मेरे ख्याल से, यही है, मुझे क्लाइंट मिल गया एक, और वो क्लाइंट डायरेक्टली था लॉन्च का, वो एक खातून थी US की। तो ठीक है, मैंने कहा मैं आपकी प्रोडक्ट रिसर्च करूँगा। वो रेट्स का पता नहीं था, $75 की बात कंफर्म की, प्रोडक्ट रिसर्च करके दूंगा, और बजट पे मुझे भी नहीं था आइडिया। अगेन न्यू भी, 1 महीने में मैंने क्या सीख लिया, कोई इतना तो नहीं है। मैंने कहा जी आपको बजट $20,000 का रखो, US की मार्केट है। लेकिन मुझे तब भी इतना रियलाइज़ पता था, वो क्या आई थी कि आप ये देखो सैनिटाइज़र्स ये आजकल बहुत बिक रहे हैं, इधर लोग कुत्तों पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। वो इंडियन थी बेसिकली, मुस्लिम इंडियन, कुत्तों पे लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, आप डॉग्स की देखो। मैंने कहा डॉग्स की बहुत कंपेटिटिव नीश है, आप फिर बजट लेके आए 50,000 का, मैं देख लेता हूँ। मैंने एक प्रोडक्ट निकाल के दी, दूसरी निकाल के दी, तीसरी निकाल के दी, तो उन्होंने फाइनल कर दिया, और शायद उनको वो भी पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे पे कर दिया। वेस्टर्न यूनियन से पैसे आए थे 12,481 मेरे ख्याल। डॉलर कितने का था? डॉलर अभी देख लो, $75 की ये प्राइस, हर बंदे से ये $75 की थी। अभी तो 50 इतने बन जाते हैं, $50 इतने बन जाते हैं। आई थिंक 150 का था, 120 आई डोंट नो एग्जैक्टली रिमेंबर, नहीं मुझे याद नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने लॉन्च प्रोसीड नहीं की, उन्हें शायद प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आई थी, तो वो चले गए। ओके, उसके बाद मैंने एक और गोरा क्लोज किया था, वो जो सनी भाई कहते हैं ना वैल्यू प्रोवाइड करो, वो अक्सर हमारे लोग ना ई-कॉमर्स कम्युनिटी में गलत करते हैं जी। क्वेश्चन पूछे आई कैन हेल्प यू इनबॉक्स में, नहीं उसको रिप्लाई तो देते ना यार सोल्यूशन ये। तो मैंने ये काम किया ना, और लिटरली इट वर्क। गोरे ने आया साथ ही मुझे कहता है कॉल पे आ जाओ, तो मैं एक दफ़ा घबरा गया। चलो रिटर्न तो मेरा वो कंटेंट की वजह से, राइटिंग की वजह से ठीक है, लिख लेता हूँ थोड़ी बहुत। मैं अब इसको कैसे करूँ, कॉल पे क्या बात करूँ। मुझे याद है उसको एक बात को समझने के लिए मैं बार बार कहता था आई डोंट गेट यू, प्लीज़ कैन यू प्लीज़ रिपीट। ये मुझे यही तो लाइन आती थी मुझे, तो लेकिन उसका भी हौसला था, उसने बोला ठीक है। तो मैंने उसे $250 चार्ज किया प्रोडक्ट रिसर्च की, तो वो आए थे मुझे $40,000, $250, 40,000 रात के 12 बजे सेंड किए थे। मैं साथ ही गया बैंक में निकलवा के लेके आया था। तो स्टार्टिंग वाली एक्साइटमेंट एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा थी। और वो अच्छा, उनमें से मैंने ₹1 नहीं रखा। पहले 12,000 आए, वो मेरे को दे दिए, 400 कुछ थे वो मैंने रख लिए। दूसरे 40,000 आए, आते ही मैंने ये दे दिए अम्मी को, ये रख पास में। क्वेश्चन ये, लेकिन चलो मैं तब खैर ज़रूरत भी थी, कोविड का भी टाइम था, तो वो हो गया। अच्छा, ये स्टार्टिंग में जो आपने बताया ना कि आपने इनेबलर से किया, एक्सट्रीम कॉमर्स में आए, सनी भाई को देखा, तो इस दौरान आपकी जो किंडल वाली स्टोरी है वो नज़र नहीं आती। तो ये अमेज़ॉन प्राइवेट लेवल से आपने स्टार्ट किया या फिर ये किंडल था प्राइवेट लेवल था? तो फिर किंडल आपने कैसे मतलब उस तरफ कैसे आए, कहाँ से वो आइडिया आया है कि आपने किंडल करना है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ कि किंडल की बहुत कम एजेंसीज हैं। एक आपकी है हॉक नॉच, और मैं किसी को जानता नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो वो किंडल वाली जर्नी भी थोड़ा सा बताएं, अंदर से इंफॉर्मेशन निकालें। किंडल का एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एक्सीडेंटली मेरा 17 दिसंबर 2020। अपवर्क पे क्लाइंट आया, पोस्टें तो बिडिंग में कर रहा था, तब मैं फ़ोन पे किसी से ना व्हाट्सएप पे बात कर था अपना लैपटॉप के ऊपर। साथ ही मैंने देखी जॉब आई हुई है, मैंने ठीक है मैंने कहा बिड कर दी। वो पहली जॉब थी जिसमें मैंने जो बिड की वो टॉप 5 में थी, अभी लेस देन 5 प्रपोजल थे। मुझे पहली दफ़ा एक्साइटमेंट हुई यार, चलो शुक्र है कभी तो हुआ लेस देन 5 है। और बिड हो गई। बिड होने के बाद मैं सो गया, 2 बजे सो गया था, और सुबह उठाऊँ तो मुझे उन्होंने मैसेज किया हुआ। तो मैं सुबह उठ के इतना परेशान, यार ये क्या है यार, मैं क्यों सो गया। आगे पीछे मैं जागा रहता हूँ, क्योंकि पहला रिस्पॉन्स आया मुझे। उससे पहले भी खैर एक जॉब मैंने विन कर ली थी, लेकिन ये कि वो बड़ा क्लाइंट था। ये पहला रिस्पॉन्स आया जिसका वेरीफाइड है, और मुझे इसमें नहीं मिला, मैं सो गया। तो उन्होंने, क्लाइंट भी वो अच्छी थी, वो खातून थी, वो भी एक US की, और उन्होंने मुझे इंटरव्यू नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट ही ऑफर सेंड कर दी थी, $5 पर आवर और 20 आवर्स अ वीक। अच्छा, अक्सर लोग इसमें भी 2 नंबरियाँ करते हैं, खैर हम तो इसमें बहुत आगे हैं। अच्छा, ये जो आपकी जॉब थी वो किंडल से रिलेटेड थी? एग्जैक्टली, मुझे पता नहीं था किंडल की है। मतलब किंडल में क्या था, बुक लॉन्च करनी है, PPC थी, मतलब मार्केटिंग। अब मुझे था कि प्रोडक्ट PPC है, जो कि मैंने VBC में देखा हुआ है, तो ओके गुड सीन है। आ गया,
अच्छा मैं जब देखा तो ये तो बुक्स की है, मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या करनी है। अच्छा तब बुक्स में कोई है भी नहीं इतना। तैमूर भाई थे, उनको मैंने अप्रोच किया और तैमूर भाई से भी रब्ता हुआ, उन्होंने मुझे बताया ये ऐसे ऐसे करो, बट स्टिल कुछ रिजल्ट्स आए लेकिन कुछ नहीं भी आए, क्योंकि वो मेरा पहला क्लाइंट था। वो 2 महीने चले भी और मैंने को $200 बनाए थे उनसे, क्योंकि अगेन मेरा जितना काम होता, जितने घंटे का होता था, मैंने उतने ही आवर्स अपलोड किए हैं। उसे अक्सर लोग करते हैं 20 आवर हमें दिए हुए वीकली, तो वो 20 के 20 अपलोड करेंगे, काम बेशक 1 घंटे का। तो मैं ऐसे नहीं सा किया उनके साथ, और वो आगे वो क्लाइंट आए, रिजल्ट्स कोई नहीं आए। उनको मैं बताया था यार कुछ ऐसे करें, रिव्यूज़ बिल्ड करें, ये करें वो करें, लेकिन वो रिजल्ट्स कोई नहीं आए। फिर दूसरा क्लाइंट 11 जनवरी 2021, वो भी किंडल का ही था। उसने कहा कि जी मुझे चाहिए महीने का $100 प्रॉफिट हर बुक का, मेरी बुक है 8 से 10। तो मैंने बिड मैसेज कर दिया, मैंने कहा जी मैं तो ये हैंडल कर रहा हूँ एक ऑथर, ये देखो जी इसका लिंक है ऑथर पेज। इसमें ऑथर पेज होता है, जैसे होता है ना स्टोर फ्रंट, इसमें होता है ऑथर पेज। मैंने कहा ये देखो इसका लिंक है, तो वो क्लोज़ हो गया, क्लाइंट मैसेज आ गया। अच्छा मुझे था कि क्लाइंट आया, दूसरा क्लाइंट है मेरा, मैंने उसको क्लोज़ करना ही करना है, मुझे बेशक $3 पर आवर पे कर ले। लेकिन उसने एक गलत काम कर दिया, उसने मेरी कर दी तारीफ़, क्योंकि मैंने साथ में अटैचमेंट कहीं से उठा के लगाई थी PPC की, वो $1 मिलियन की अटैचमेंट थी। तो वो कहता है मैं बहुत इंप्रेस हुआ देख के। जब उसने 2-3 लाइनें ऐसी बोली ना, तो मुझे समझ लगी अब रेट कम नहीं करना। बेशक न्यू भी था, लेकिन मुझे इतना आइडिया था कि रेट नहीं अब कम करना मैंने। तो उन्होंने पूछा दी कि ठीक है सब ओके है, मैं आपको हायर करूँगा ऑन $3 पर आवर, मेरा जो मिनिमम रेट है। मैंने कहा जी मैंने करना ही नहीं काम। वो एक ऐसे याद किया था कायदे आज़म का, उसमें लिखा हुआ था कि क्वालिटी, और मतलब ऐसी कोई लाइन थी, मैंने वही वाली लाइन को ई-कॉमर्स में कन्वर्ट किया और सेंड कर दी, और वो $7 पर आवर पे उन्होंने मुझे हायर कर लिया। मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट ऑफिशियली, जो जिनका मैंने काम प्रॉपर तरीके से काम किया। एक उससे पहले भी थे, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट एंड कर दिया, एंड शी वर सेटिस्फाइड कि ट्राई तो किया ना एटलीस्ट। अच्छा ना मुझे वर्क एथिक्स का पता है, क्योंकि कहीं जॉब नहीं की, कोई काम नहीं किया, ना मुझे पता है क्लाइंट को अपडेट करना है, रिपोर्ट करना है, कुछ भी नहीं। 2 महीने चल रहे हैं, मैं काम भी उतना कर रहा हूँ जितने मुझे पैसे चाहिए, उतना काम कर रहा हूँ, और क्योंकि रिजल्ट ही नहीं आ रहे ना। मैं डिफरेंट देखा है, VBC में भी तब कोर्सेज नहीं थे, VBC में भी 1-2 वीडियोस थी PPC की, बट वो स्ट्रेटजी अप्लाई की, ऐसा वर्क नहीं की। तो ऑनलाइन कोई भी यूडेमी, यूट्यूब सारा देख लिया मैंने, कोई ऐसा कंटेंट था ही नहीं किंडल की PPC का, मार्केटिंग का। तो वहाँ से फिर खुद ही टेस्टिंग की। 2-3 महीने के बाद, 2 महीने में मुझे क्लाइंट का मैसेज आया, दैट इज़ दिस द हार्डेस्ट जॉब यू आर डूइंग राइट नाउ। तो मैंने वही बोला कि जी हार्डेस्ट वर्ड इज़ नथिंग टू मी, एंड पता नहीं क्या क्या मोटिवेशनल पकौड़े। हाँ वही वाला काम, क्योंकि मैंने 2 महीने में उसको मैसेज भी नहीं किया ना एक आधा, बस काम चल रहा है, क्लाइंट भी बिजी है कहीं, ना वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसका 2 महीने बाद कोई रिप्लाई आया, ठीक है। तीसरे महीने उसने मुझे ना कहता है यार ये तो मेरी यूके और कनाडा के भी PPC संभाला। तो मैंने कहा यार ये तो इसका मतलब अच्छा काम चल रहा है, तो ठीक है ये कर लेते हैं। वो भी कर लिया स्टार्ट, वो भी काम करना शुरू कर दिया। और वो क्लाइंट थे जिनका आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे समझ आई नहीं ऐसे नहीं होता, क्लाइंट को अपडेट भी करना होता है, रिपोर्टिंग भी मैंने वीकली तो नहीं लेकिन मंथली करता था, एक शीट बना के आपका इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। और हमने फिर उसके ऊपर वर्क किया। मैंने अगेन किंडल का फिर नॉलेज कहीं ना कहीं से निकाला, कंपेटिटर्स को देखा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अच्छा ये कंपेटिटर ने ये चीज़ ऐड की, ये हम कैसे कर सकते हैं, उसका फिर गूगल तो है, हर चीज़ मिल जाती है, और KDP का अपना भी प्लेटफॉर्म है, वो भी नॉलेज है उनकी। तो वहाँ से चीज़ें लेके क्लाइंट के साथ शेयर की कि अगर हम ऐसे करें तो ये बेहतर होता था, तो वो भी और अच्छा होगा कि यार ये मार्केटिंग का बंदा है, मुझे बुक क्रिएशन पे भी बता रहा है कि यार ये चीज़ें भी की जा सकती हैं। तो वो ही वॉज इम्प्रेस्ड। और फिर हमारा एकदम हुआ कि KDP में ना Q3 इज़ कंसिडर टू बी द स्लोएस्ट सीजन इन टर्म ऑफ सेल्स। तो उसमें हमारी Q3 में सबसे ज़्यादा सेल्स बढ़ गई, क्योंकि मैंने ना तब एक प्लेसमेंट का मुझे आइडिया हुआ कि यार ये प्लेसमेंट्स भी तो ट्राई कर सकता हूँ ना मैं टॉप ऑफ सर्च के ऊपर। तो मैं टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जितनी भी कंपेन थी, मुझे याद है कोई नहीं देखा कितनी बिड है, हर एक का मैंने 100% कर दिया। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा था मैं। अच्छा जैसे ही किया, मुझे क्लाइंट का अगले दिन मैसेज आ गया कि ये हमारे इतने ऑर्डर्स एक ही दिन में आ गए, 40 से 50 ऑर्डर आ गए थे उस दिन। नहीं तो KDP में सेल्स यूजली लो होती हैं, और इतना कोई अच्छा मार्केटिंग पहले चल भी नहीं थी रही। तो वो भी हैरान हुआ, तो मुझे कहते ये क्या हुआ है। मैंने कहा पता नहीं। वो कह रहा ये कोई लेटशिप में तो नहीं, अमेजोन लेट शिपमेंट कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं ये ऑर्डर हमारे अभी के हैं, क्योंकि मैंने जाके अपना वो देखा है उधर PPC डैशबोर्ड में, तो $200-250 की स्पेंड हुआ था और 400-500 की सेल्स भी आ गई थी।
पीपीसी के, वैसे यूजली होता था कि 10 सेल्स आ गए पीपीसी के 12 आ गई, ऐसे था। वहाँ से फिर थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, अच्छा ये तरीके भी होते हैं। जितनी भी चीज़ें पीएल की सीखी, कहीं पोस्ट देखी, वही मैंने ट्राई कर दी केडीपी को। तो ज़्यादा टेस्टिंग से चीज़ें बहुत सारी ना एक वो लर्न हो गई कि यार ये इसकी मार्केटिंग इस तरीके से होती है केडीपी की। तो वहाँ से ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अपनी बुक भी मैंने की एक लॉन्च, और फिर मल्टीपल क्लाइंट्स। वैसे जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको ऑब्वियसली ये एक अमेज़ॉन के डिफरेंट मॉडल्स की तरह एक मॉडल है किंडल भी, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट बजट तो चाहिए होता है। तो आप जो दूसरे क्लाइंट्स आते हैं, क्या मतलब आपने एक मिनिमम बजट रिक्वायरमेंट सेट की है? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किंडल कितने बजट में स्टार्ट हो सकता है अगर कोई करना चाहे? अच्छा, अगर एक बुक करनी है ना, क्लाइंट्स आते हैं, पहले तो हमने ना रखा हुआ था कि एक बुक करनी है, 5,000 का बजट रखें, जिसमें से आपका इसमें बिजनेस प्लान नहीं होता, या फिर वो क्या कहते हैं बजट शीट नहीं होती है सच, बुक पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, बुक की भी टाइप्स होती हैं। अब अगेन एक होती है लो कंटेंट, मीडियम कंटेंट, हाई कंटेंट। लो कंटेंट बुक जो है वो $100 में बन जाती है, क्योंकि उसमें सेल्स भी वैसी होती हैं, ठीक है। उसमें भी हाई कंपेटिटिव निशेज हैं, लेकिन उसमें इतने बड़े ब्रांड्स हैं, 50-50 हज़ार रिव्यूज़ के साथ आप नहीं जा सकते। तो यूजली मैं बताता हूँ ऑन एवरेज 5 से 6 हज़ार का बजट रखें एक बुक के लिए, जिसमें से 30% आपका जाएगा बुक क्रिएशन पे और 70% आपका जाएगा मार्केटिंग के ऊपर। दैट इंक्लूड्स योर फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स पीपीसी कॉस्ट, वो भी इसी में जाएगी, और रिव्यूज़ वगैरह जो बिल्ड करने होंगे। अभी रिसेंटली हमने जो जितने भी हमारी एजेंसी में क्लाइंट्स हैं, अभी हमने ना रिसेंटली अपडेट एक की है कि आगे से जितने भी क्लाइंट्स आएंगे उनको पहले ही बता दें, क्योंकि एक बुक से नहीं होता ज़्यादा चीज़ें ना। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी मैं हर महीने का $1,000 प्रॉफिट निकालूंगा, ऐसे नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो जिन ब्रांड्स की मैं बात कर रहा हूँ, मल्टीपल बड़े बड़े ब्रांड्स से हमने काम किया ना, उसमें भी ऐसे था। 30 बुक्स हैं, 80-20 रूल है। 20% ऑफ बुक्स की जो सेल्स हैं वो 80% सेल्स आ रही हैं 20% से। तो अभी आपकी बुक ही एक ही है, आपने लॉन्च भी कर दी है अच्छी कंपेटिटिव नीश में। इसमें और भी टेक्निकल इश्यूज हैं, जैसे कि पीएल में होता है कि हमें कीवर्ड्स अच्छे मिल जाते हैं, इसमें कीवर्ड्स नहीं मिलते। अगर हमें 2,000-3,000 का एक रेलिवेंट कीवर्ड मिल जाए ना, तो वो बड़ी कीमत होती है। तो इसलिए हम इसमें जो ब्रॉडर कीवर्ड्स होते हैं ना, लेट्स से लिखा हुआ है बुक्स फॉर किड 7 year old, तो ऐसे कीवर्ड्स को भी हम रैंक करवाते हैं, क्योंकि ब्रॉडर कीवर्ड्स हैं, लेकिन ये सेकेंडरी होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड जो रेलिवेंट ही हैं। तो ये चीज़ें देख के चल रहा होता है। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमने अपडेट किया वो ये किया कि क्लाइंट के साथ एक प्लान दे, अपने चार्जेस भी थोड़े से रिड्यूस करें, क्योंकि मल्टीपल बुक्स होंगे कि आपने आना है, ठीक है, ये सिस्टम है, ये जो अगर एक बुक करेंगे तो इसका जो बिजनेस प्लान है वो आपका ROI कंप्लीट होने का 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट करें सेल्स इसकी लो होती हैं। आपको अक्सर ऐसे होता है कि आप थोड़े से रिव्यूज़ बिल्ड कर लेना। रिव्यूज़ बिल्ड करने से मुराद कितना है, 60-70 तो हो ही हो, 5-10 से नहीं फ़र्क पड़ेगा। अभी 17-20 ये भी कोई रिव्यूज़ नहीं है। और आपका Q4 अच्छा चल रहा है। Q4 में क्या होता है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर टू थर्ड वीक ऑफ नवंबर टू थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा सेल इसी में होती है, ठीक है। हमने तो एक दफ़ा ये भी हुआ था कि मेन बुक्स की कैटेगरी में एक बुक में 700 का भी ऐसा अचीव किया था। मतलब अमेज़ॉन पे जितनी भी बुक्स हैं, मेन बुक्स की कैटेगरी करोड़ों अरबों बुक्स हैं, उसमें 700 पे हमारी बुक आ गई थी। उसकी सेल डेफिनेटली फिर उस लिहाज से बहुत बूम की थी, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। तो ये पीरियड है। अब हमने पूरा साल में अपनी बुक्स लॉन्च की है ना, या ब्रांड लॉन्च किया, आपने इस पीरियड की तैयारी करनी होती है। तो अभी रिसेंटली अपडेट हमारी अगेन यही है कि क्लाइंट को ऑफर मल्टीपल दें कि आप आएँ 10 बुक्स लॉन्च करें, 1-2 ना करें, क्योंकि 1-2 से आप अगर प्रॉफिट आएगा अभी ना महीने का तो $200 आएगा, 300 आएगा। कुछ होती हैं निशीज बुक्स होती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं और रेगुलर होती हैं, बट वो ब्लॉकबस्टर है। ब्लॉकबस्टर इज़ ऑलवेज 20%, KDP में 10%, इससे ज़्यादा नहीं है। यानी ब्लॉकबस्टर से आपका क्या मतलब है? इससे मुराद है कि जो होता है 6-8 महीने में ROI कंप्लीट हो गया। यानी एक बुक है जिसकी सेल्स स्टार्टिंग से ही बूम कर जाए, प्रॉफिट कर दे दे आपको। अच्छा, वो भी कब होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। वो ये नहीं है कि आपने एक ही बुक लॉन्च की हो जाएगा, नहीं। पहली बुक आपको टाइम अच्छा खासा लेगी, आपके पैसे लगवाएगी, 1.5-2 साल लग जाएंगे उसको ROI कंप्लीट होते होते, ठीक है। अगर आपने तैयारी की है Q4, क्योंकि असल पैसे आपके बनने Q4 में, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अभी आपने 10 में कहा 10 बुक्स का अभी हम करेंगे या 5 बुक्स का करेंगे, तो आपकी जो होगी ना 6ठी बुक या 5वीं बुक, अब आपका ब्रांड बना हुआ है, आपके पास ईमेल लिस्ट है बायर्स की, आपके पास लॉयल बायर्स हैं, आपने ब्रांडिंग की हुई है,
उन्हें पता है कि यार ये आपकी बुक आ रही है, आप ही की बुक है, उसमें जिसमें प्रमोशन काइंड ऑफ होती है, उन्हें पता लग जाता है कि यार ये इन्हीं की बुक एक नई यार रिलीज़ हो रही है। तो उससे ये होता है कि रिव्यूज़ जल्दी बिल्ड हो जाते हैं। अब मेरा जो क्लाइंट था उनकी नई बुक थी, तो मैंने कहा Q4 सामने, अभी आपने क्या करना है रिव्यूज़ का, इस पर बिल्ड करें। तो आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने 2 वीक्स के अंदर अंदर 50 से 60 रिव्यूज़ उस पर बिल्ड करवा लिए थे। उनके पास अपनी ईमेल लिस्ट थी। तो ऐसी बुक्स जो कि आप चौथी, पाँचवीं, छठी बुक लॉन्च करेंगे तो हाँ, वो उसके ब्लॉकबस्टर होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, ये किंडल में अब लोगों का ये इस तरह का माइंड बना होता है जब भी वो बिज़नेस करते हैं कि फ़र्ज़ करें उनको पता चल गया कि भाई किंडल एक बिज़नेस है, एक्स अमाउंट हमें चाहिए, चलो लगा देते हैं, बिज़नेस चल पड़ेगा। ओवरऑल लोग ये देखते नहीं है कि कंटेंट कितना मैटर करता है, बुक का कवर कितना मैटर करता है, अंदर बाकी चीज़ें कितना मैटर करती हैं। तो ओवरऑल इस हिसाब से बताएं कि लोगों की जाहिर सी बात है गलत एक्सपेक्टेशन भी सेट हो जाती है कि लेट से आपने बताया $100 से एक बुक $100 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर कंटेंट वगैरह एवरीथिंग आप खुद करते हैं। तो फिर ये लोग समझते हैं कि यार $100 में लगा दूंगा तो 6 महीने बाद मुझे $500 आ जाएगा, पैसिव इनकम, यू नो। तो ये भी लोग सोचते हैं। तो ये भी बताएं कि लोगों को मतलब कंटेंट कितना मैटर करता है। कोई आपको कंटेंट राइटर प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, खुद से आप लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि आप लोग कैसे करते हैं इसको। इसमें हम तो प्रोफेशनली हायर करते हैं एंड दे मस्ट बी फ्रॉम गोरा कंट्री। ठीक है, तैमूर भाई से हमारी डिस्कशन हो रही थी इस टॉपिक पे ना कि पाकिस्तानी से हायर करवा लें, वो सस्ते में भी कर देते हैं। उन्होंने ना एक बात की थी, हम बड़े हंसे भी थे सारे। कहते हैं जो मर्ज़ी कर लो आप, जितनी मर्ज़ी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए, आपको ख्वाब उर्दू में ही आना है, अंग्रेज़ी में तो नहीं आने वाला, वो गोरे को ही आएगा। तो आप जो मर्ज़ी कर लो, गोरे की जो लैंग्वेज है ना, मदर टंग है, तो उसी से लिखवाएं, तो हम उसी से करवाते हैं। अच्छा, जो मैंने बुक की बात की कि $100 में भी बन जाती है, वो है लो कंटेंट बुक। लो कंटेंट बुक क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे होते हैं ना वीकली प्लानर्स हो गए, मंथली प्लानर्स, या फिर अक्सर होता है पज़ल बुक्स हो गई। पज़ल क्योंकि उनके पास एक ना सॉफ्टवेयर होता है, उसमें उन्होंने बना के दे देंगे ये वाली बुक्स हैं। अगर आपकी जो रिटर्न बुक्स होती हैं उनको पैसे ज़्यादा लगते हैं, $1000-1500 लग जाते हैं उनके ऊपर। और कुछ होती है इलस्ट्रेशन बेस बुक्स, उनके ऊपर 2-2 $2500 भी लग जाता है। ये डिफरेंट है। तो क्वेश्चन क्या था आपका? मैं आपको ये पूछ रहा था कि मतलब कि $100 के अंदर लोग समझते हैं कि स्टार्ट करना चाहिए, प्लस कंटेंट वगैरह के बारे में आपसे पूछा। वो खैर कंटेंट को तो आपने क्लियर किया कि कोई प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियसली मेरे लिखने में और एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर के लिखने में फ़र्क है, तो सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी थी कि जब स्टार्टिंग में लोग ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो शुरू में आपको शायद 12,000 रुपये आए तो आप बहुत खुश हुए, अम्मी को दिया, और उसके बाद जो है ना बस चलो पैसे कमा लिए, अब चलो नेक्स्ट क्लाइंट। अच्छा, लोगों को ये माइंडसेट मैंने देखा है हमारी कम्युनिटी के अंदर भी। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली पहला क्लाइंट हर किसी के लिए ज़रूरी होता है, फर्स्ट डॉलर कमाना एक मोटिवेशन के लिए। जैसे ही लोग कमाते हैं ना, वो बस क्लाइंट को उस नज़र से देखते हैं कि यार क्लाइंट आया है, 1 महीने इसके साथ गुजारना है, पैसे लेने, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ऐसा करते हैं। जबकि वो मेंटेलिटी लोग नहीं रखते कि यार ये मेरा बेशक पहला क्लाइंट है मगर मैंने इसको लॉन्ग टर्म लेके जाना है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। तो आप, जाहिर सी बात है, अभी आपको ऑलमोस्ट 2 साल तो हो गए, तो आपने ये सारा एक सफ़र तय किया है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि कैसे, मतलब एक जब न्यू भी स्टार्ट लेता है तो वो उसको क्या मतलब एक माइंडसेट रखना चाहिए कि वो जब क्लाइंट्स ले, तो बेशक कोई भी हो, किंडल का हो, अमेज़ोन का हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो कैसे आगे उसको लेके चले, क्या उसको माइंडसेट होना चाहिए? अच्छा, इसमें ना ज़्यादातर लोग कौन से स्ट्रगल करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो मुझे लगता है, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक इसमें, वो लोग जिनका बैकग्राउंड जॉब का नहीं है, जैसे मेरे जैसे बच्चे आए थे। मैंने जैसे आपको बताया, मुझे पहले 3 महीने में 2 क्लाइंट्स क्लोज हुए, अमाउंट भी आई, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं वेला बैठा हुआ था, मुझे पास ना कोई क्लाइंट है ना कोई नॉलेज है। नॉलेज भी था लेकिन प्रैक्टिकल नहीं था ना, प्रैक्टिकल की तो बात ही और होती है। तो यही रीज़न है, आप जितने मर्जी क्लाइंट ले लें, अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे इवेंचुअली वो चले जाएंगे और 2-3 महीने बाद आपने फिर वैसे मुंह उठा के बैठ जाना। तो मैंने क्या किया था, उसके बाद आप जब तक अपनी कोर स्किल पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। तो मेरे जैसे मैंने आपको बताया ना कि पहले 2 PL के क्लाइंट आए और चले गए, लॉन्च नहीं करवाई, लॉन्च की डील हो गई थी मेरी उनके साथ, वो नहीं करवाई उन्होंने, वो इसी वजह से थी। तो फिर मैंने उसके बाद फ़ौरन क्या किया, 2-3 महीने मैं दिखता रहा हूँ, क्लाइंट ढूंढ रहा हूँ। कभी मैं तो तब ना, मुझे याद है, मैं होलसेल के क्लाइंट भी ढूंढ रहा हूँ,
कि बस कोई क्लाइंट पैसे आ जाए, तब पैसों को ज़्यादा फोकस किया हुआ था कि कोई भी आ जाए, नहीं हुआ ये बात। सॉरी, मैंने स्टार्ट किया था जुलाई 2020 में, मुझे क्लाइंट मिला KDP का दिसंबर में। ये मैं उनके बिटवीन जो 6 मंथ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पहले 2-3 महीने तो चलो मैंने VBC देखा और ये 1-2 क्लाइंट आए बन के। उसके बाद मैंने क्या किया, तब तो वो काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि मेरा था 3rd सेमेस्टर, BS फिज़िक्स कर रहा था मैं एफिलिएट कॉलेज से। वहाँ पढ़ना तो पड़ता है ना, 40% मार्क्स उनके पास होते हैं, 60% का फाइनल एग्ज़ाम आता है। तो मैं फेल भी हो गया 1-2 एग्ज़ाम में। और एक दफ़ा याद है मुझे, मैंने कुछ पढ़ना था, क्लाइंट का मैसेज आया, मैं उसके साथ लगा रहा हूँ, क्लाइंट भी क्लोज नहीं हुआ वक्त पे, मेरा पेपर भी फेल हो गया। फर्स्ट टाइम लाइफ में पेपर फेल हुआ मेरा, बट क्योंकि मैं कॉलेज में टॉपर था अपना क्लास का, तो पेपर भी फेल हो गया मैंने। फिर मुझे टेंशन ये थी कि यार मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, मेरे पेपर भी फेल हो गए और ये भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर टेक्निकल स्टार्ट किया। तो यही चीज़ें हैं कि जब तक आप टेक्निकल स्किल नहीं सीखेंगे, और जिसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप किसी के साथ, किसी सीनियर के साथ अटैच हो जाएं, फ्री में काम करें। बेशक आजकल तो खैर सीनियर भी वो बहुत ही गलत करते हैं, अगर थोड़ा सा देखें वो भी कि उन्हें पे करें व्हेन दे डिज़र्व, कि यार आपको एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक लॉन्च का अगर PL में है, KDP में है, जहाँ पर भी है, जिस मर्जी निश में है, गूगल एड्स हैं, FB एड्स हैं, जहाँ भी हैं, एक दफ़ा प्रैक्टिकल किसी सीनियर के साथ कर लें, उसे बेशक हाफ पेमेंट भी दे दें, कोई मसला नहीं है, 70% दे दें, फुल दे दें, लेकिन सीख लें उनके साथ। फिर आपका एक तो आपको वर्क एथिक्स का समझ आ जाएगी, क्योंकि वो आपको गाइड कर, उसको एक्सपीरियंस है, वो आपको गाइड कर देगा कि यार रिपोर्टिंग कैसे करनी है, क्लाइंट के साथ बात कैसे करनी है। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ लिटरली। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार वो ग्रुप में था क्लाइंट के साथ, तो उसने मुझे बोला कि यार आप ये चीज़ों पे वर्क करो तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, क्लाइंट आपसे ज़्यादा इंप्रेस हो सकते हैं इन योर वर्डिंग। तो अगेन सीखना तो हर वक्त ही सीखता है, लेकिन स्टार्ट पे ख़ास तौर पे जिन बच्चों की उन्होंने अभी तक प्रोफेशनल या कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब नहीं की, उन्हें पता ही नहीं कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि किसी ना किसी सीनियर जिसको आइडिया है चीज़ों का, उसका काम लाजमी करें, फिर उनके क्लाइंट्स भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, चलें, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने बताए। अब आते हैं थोड़ा सा आपकी एजेंसी की तरफ। एजेंसी कैसे स्टार्ट की? अच्छा, मैंने थोड़ा सा आपके चार्जेस का भी जानना था कि आप किंडल की मतलब कोई लॉन्च करते हैं बुक, तो आप लोग क्या चार्ज करते हैं? अगर आप कंफर्टेबल है तो आप बता दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। तो खैर मेन आप एजेंसी के बारे में कि एजेंसी कैसे स्टार्ट की, कब ये आइडिया आया और अभी एजेंसी कैसे जा रही है? अच्छा, एजेंसीज़ में भी ना एक होता है ना कि यार मेरे साथ का बंदे ने एजेंसी बना ली है, वो कॉम्प्लेक्स में अक्सर इंसान आ जाता है। मेरा स्टार्ट में ये हो गया था लास्ट ईयर जुलाई जून में मेरे पैसे बन रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तब 1500 मंथ पर मंथ, और एक मंथ में तो 2000-2200 भी बने थे। तब ये था कि मैंने एक्चुअली स्टार्ट पे टीम भी थी मेरी। कौन सी थी, मैं क्योंकि बूट कैम्प का स्टूडेंट भी हूँ, स्पॉन्सर्ड। तो मैंने सबसे जैसे बूट कैम्प स्टूडेंट बना, 2-3 महीनों बाद ना मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार कुछ बच्चों को पकड़ो, उन्हें ट्रेन करो। मैं कहा मुझे खुद नहीं आता, मैं क्या ट्रेन करूँ। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे काफ़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ ही मिलके बहुत कुछ सीखा हुआ है। मैंने लॉन्च 1-2 के पार्ट रहा हूँ, मैंने सोर्सिंग भी की है, सारा कुछ ही किया हुआ है। जो मुझे आता था मैंने 30 बंदे पकड़े, उनमें से सिखाया, रोज़ सिखाया, उनको असाइनमेंट्स दी, सेशन डेली होते थे उनके साथ, क्वेश्चन है, रिप्लाई डेली, सब कुछ था। जो नई इनएक्टिव से साथ साथ निकालता गया ग्रुप से। उनमें से कुछ मेरी टीम बन गई 3 बंदों की, 3 से 4, फिर ऐसा 3 हुए, अब 2 है। वो अभी तक एजेंसी में भी हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पार्टनर भी है, वो कहाँ है? हाँ, वो भी साथ ही, वो भी लेके आते, वो लाहौर में। इंशाल्लाह उन्होंने 1-2 वीक में आना है पिंडी, तो ज़रूर उनसे भी मिलेंगे। और वहाँ से फिर हम एज अ टीम काम शुरू कर दिया। ऑफिशियल एजेंसी तो नहीं थी, लेकिन टीम काम कर रही थी, बिकॉज मैं तब उन्हें जब सीखा उन्होंने 3 से 4 महीने, उसके बाद मैंने उन्हें कुछ ना कुछ पे करना भी शुरू कर दिया था, जितना मैं कर सकता था। तो फिर मैंने स्टार्ट इंक्यूबेटर जाना शुरू कर दिया था। तो इंक्यूबेटर में जो मेरी इंट्रोवर्टनेस है उसको एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट करने में बहुत हाथ रहा है मेरा। यहाँ मैं तकरीबन 1 महीने के लिए गया हूँ, रजिस्ट्रेशन थी, 22 से 24 दिन इंक्यूबेटर गया हूँ। सुबह जाता था, रात को लेट आना, तब ओपन था कि डे नाइट भी। लेकिन वहाँ पर ना नेटवर्किंग अच्छी हुई, और एक तो थोड़ा बहुत बोलना आ गया कि यार हाँ ठीक है, ऐसे बात करनी किसी तरीके दूसरे बंदे के साथ। तब मेरा मेन इशू था कि मैं काम पे फोकस कर ही नहीं पाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अपवर्क का आइडिया था,
अब इंक्यूबेटर में जब भी जाना सुबह से लेकर रात तक आप भाई ये बता दो, वो कर लेते थे चीज़ें। तो मैं सारा सारा दिन कोई काम नहीं कर रहा, तो तब टीम पे रिलाई कर रहा था, जो 2 बंदे काम कर रहे थे मेरे साथ। एक है अहमद खालिक और एक है मोहम्मद अहमद। तो मोहम्मद अहमद तो अभी मेरे पार्टनर भी हैं, अभी को फाउंडर ऐसे हॉकमर्ज है। तो फिर स्टार्ट आइडिया हुआ कि यार हाँ अच्छा अब ऐसे है कि काम भी आ रहा है, आई थिंक एजेंसी फॉर्म कर लेनी चाहिए, हमें अपनी टीम को एक नाम दे देना चाहिए। सितंबर अक्टूबर में ज़रा जहन में आया एग्जैक्टली। और फिर मैंने डिस्कस किया अहमद के साथ कि ये मेरा प्लान है। तो ही सेड ओके सारा सिस्टम, वो भी ऑन बोर्ड हो गए, मोहम्मद अहमद भी। एंड देन हमने फिर कंपनी फॉर्मेशन में, वेबसाइट में और लोगों में, इन चीज़ों में काम बहुत किया। कुछ में थोड़ा सा इश्यूज भी थे, तो 1-2 महीना में उधर भी टाइम गुजर गया। तो ऑफिशियली जो एजेंसी थी वो थी 1 जनवरी 2020 को हमने मिल के केक काटा था एग्जैक्टली। तो ये ऐसे एजेंसी बनी स्टार्ट पर। पहले जब मैं इंक्यूबेटर गया था तो मेरे जिन्होंने साथ शुरू किया था उन्होंने एजेंसियाँ तो बनाई, तो एक कॉम्प्लेक्स ज़रूर हुआ था कि यार ये लोग बना रहे हैं मैं भी दे दूँ। लेकिन मैंने वो अक्सर देखा कि वो डूब भी गई, वो 3 महीने बाद वो ख़त्म भी हो गई। तो कभी भी ये काम नहीं करना, खैर एक क्या कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि यार वो बंदा तो वहाँ जा रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो इसमें नहीं आना कभी भी, क्योंकि मैं तो बच गया था। लेकिन जब मैंने उनका देखा यार उनके क्या हालात हुए हैं बाद में, तो वो बहुत डिज़ास्टर हुआ था। यही पॉइंट मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला था कि स्टार्टिंग में वही आप लोग देखते हैं ना कि उस बंदे ने एजेंसी फॉर्म कर ली, 15 बंदे रख लिए, अच्छा $5000 मंथली रेवेन्यू बन रहा है, तो चलो भाई हम भी एजेंसी बना लेते हैं, यही सोचते हैं लोग। जब क्या आप, अगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, कि अगर आप इंडिविजुअली लॉन्ग टर्म के लिए आप 2 साल 3 साल कर रहे हैं ना, और अच्छा खासा आप कमाते हैं, आप अपने स्किल के ऊपर फोकस्ड हैं, और आप कंफर्टेबल नहीं है एजेंसी बनाने में अभी, ठीक है, क्योंकि अक्सर बंदे को खुद भी पता आइडिया हो जाता है कि भाई मेरी जो है ना कहीं पे स्किल मैं लैक कर रहा हूँ, या मेरे पास वो स्किल्स अभी बिजनेस स्किल्स नहीं आए हैं, तो आई थिंक उसको कंटिन्यू करना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि शशके वाली गेम ज़्यादा होती है कि एजेंसी ओनर बनना है, CEO बनना है, फाउंडर बनना है। बट खैर मैं डिस्करेज नहीं करता कि भाई एजेंसी नहीं बनानी चाहिए, बट ऑब्वियसली आपने अपने आप को भी देखना है, ऐसा ना हो कि 6 महीने बाद जो है ना आप अगेन बैकफुट में आए। और एक तो ये मसला, दूसरा मसला मैंने जो नोट किया है कि स्किल स्विचिंग करते हैं, खैर उसके बारे में किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंसी का आपने बताया, एजेंसी में बस हमें आप थोड़ा सा ये बता दें कि ठीक है आपने एजेंसी स्टार्ट की, ऑब्वियसली स्टार्टिंग के 5-6 महीने, कुछ इवन के साल भी स्ट्रगलिंग भी हो सकते हैं, अच्छे भी चल सकते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग वाला फेज़ होता है जिसमें पार्टनरशिप करनी होती है, टीम बिल्डिंग की तरफ जाना होता है, अच्छा आपको क्लाइंट्स का होता है कि बिज़नेस कहाँ से आ रहा है, तो वो वाला फेज़ आपका कैसा रहा था, कैसे आपने टैकल किया? स्टार्ट में बहुत मुश्किल हुआ था। स्टार्ट में ये था कि इससे पहले तो मैं देख रहा था चीज़ें सारी, जब हम टीम काम कर रहे थे लेकिन ऑफिशियल एजेंसी नहीं थी बनी, नाम नहीं था दिया, तो सेशन भी हो रहे हैं, मतलब सारे काम मैं ही देख रहा था। अभी मेरे पार्टनर भी थे, वो भी देख रहे हैं काम, उन्होंने भी शुरू कर दिया। मैं थोड़ा रिलैक्स भी हो गया। एक तो ये मेरी गलती थी। दूसरा ये है कि पहले ये था कि कोई एक लड़का जैसे काम कर रहे हैं तो मैं उनसे सारे काम ही करवा रहा हूँ, रोल्स डिफाइन नहीं किए कि यार आपने ये काम करना है, आपको ये काम करना है, वो बड़ा प्रॉब्लम था। फिर अगेन कोई मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने किसी एजेंसी में काम तो नहीं था किया, मैंने एक सीनियर के साथ काम किया था लॉन्च में उनके, तो मुझे ये भी नहीं पता है कि एक कंपनी कैसे वर्क करती है, उसमें HR मैनेजर क्या रोल है, CFO क्या करता है, मतलब डिफरेंट जो रोल्स हैं उनमें क्या क्या होता है। तो शुरू के 3-4 महीने तो बहुत स्ट्रगल किया, फिर किसी की 1-2 बंदे ट्रेन किए, भागे, वो ये भी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो ना पंजाबी कहावत है कि गल पे ढोल बजाना ही पैंदा है तो आपको समझ आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। बेशक आपको एक्सपीरियंस नहीं है। अभी जो फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं अहमद खालिक, उन्होंने पहले जॉब की हुई है एक जगह पर, तो मैं अभी भी उनसे गाइडेंस लेता हूँ कि यार अभी मुझे बताओ रिसेंट कि ऐसे चल रहा है, मुझे लग रहा है ये गलत है, इसको बेस्ट वे सोल्यूशन क्या होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं यार इसका सोल्यूशन ये है, लेकिन मेरा इस पे ओपिनियन ये है, मतलब डिफरेंट डिस्कशन भी होती है उनके साथ, एंड ही गिव अस अ वेरी गुड एडवाइसेस, तो हम वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन सारा कुछ एक साथ तो नहीं होता कि जी आपके सिस्टम बन जाए, आप सारा कुछ ऑटोमेट कर लो। अक्सर लोग, मैंने ये भी सुना था कि एजेंसी बन गई 1 महीने में ऑटोमेट हो जाएगा, तो मैंने कहा ये तो मुझे भी सिर्फ बताना। फिर तो हो रही हैं, अभी भी इश्यूज होंगे बीच में, डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये कि रिफाइन हो रहे हैं, मंथ टू मंथ बेसिस पर रिफाइन चीज़ें हो रही हैं।
जो मेरे रोल्स हैं, पार्टनर हैं, टीम है, जो जितना कोशिश है हमारी कि रिफ़ाइन करें सिस्टम को और अपने रोल्स को और एजेंसी का जो सिस्टम है उसे, तो वो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह इट विल बी बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही है। अच्छा, बस ये आखिरी कुछ लास्ट पार्ट्स हैं इस वीडियो के, क्योंकि हमारा टाइम ऑलमोस्ट पूरा होने लगा है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि आपकी अपवर्क की बड़ी अच्छी सक्सेस है, आप टॉप रेटेड हैं, आपकी शायद $10,000 प्लस से तजावुज़ कर गई है अर्निंग। तो अपवर्क को आप स्टार्टिंग से कैसे लेके चले? अक्सर लोग अपवर्क में करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रपोजल राइटिंग वगैरह, क्लाइंट्स को घेरना। तो अपवर्क की कुछ टिप्स लोगों को देना चाहें। अपवर्क पर मैंने तो सेशन भी बहुत किए हैं, मेरे तो वो यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, किसी को चाहिए हो तो वो लिंक भी मिल जाएगा उन्हें, सारी टेक्निकल चीज़ें सारी डिस्कस आप वो देख लें। एक अपवर्क का ग्रुप भी बनाया आपने ना? एग्जैक्टली, 2 हैं ग्रुप, वो कंप्लीट हो गए थे, 2 हो गए। उसके बाद भी मैं उसको इतने प्रायोरिटी पे नहीं, मतलब सेशंस नहीं करता अभी रेगुलरली, क्योंकि वो इतना बिजी होता हूँ तो वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कि वो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हुए, तो मैं अपनी प्रमोशन भी कर लूँ थोड़ी सी। तो नहीं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, टेंशन नहीं है। तो वो वहाँ से अक्सर लोग देख लेते हैं। तो उसमें यही है कि मेनली ना हम बेसब्री को हमें, जैसे शुरू पे मैंने भी बहुत बेसब्रा था, पैसे आ जाएं बाकी छोड़ो, सारा कुछ टेक्निकल भी नहीं सीखा, तो थोड़ा सा ये टाइम लगा लें, कंसिस्टेंट रहें। अपवर्क मुझे भी 6 महीने के बाद, मुझे अभी तक वो याद है, सर अवैस मीन की जो VBC में VA का कोर्स था, उसमें उन्होंने बोला हुआ था कि अपवर्क के ऊपर आपको टाइम लगता है। उनके ये वर्ड से अल्फाज मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि मुझे खुद 6 महीने के बाद जाके एक मुझे सक्सेस मिली है कि अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो गए, तब उनकी अपनी एजेंसी ये चीज़ें नहीं थी। तो मेरे जहन में भी वही था कि यार अगर मतलब इतना जो उनको जिन नॉलेज है उन्हें 6 महीने लग गए, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो वही चीज़ हुई, स्टार्ट कर दिया था मैंने जुलाई अगस्त में, एक जॉब भी विन की अपवर्क के ऊपर से, फिर फेसबुक से भी की, लेकिन कंसिस्टेंट रहा हूँ तो दिसंबर से काम स्टार्ट हुआ है अपवर्क का, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आगे चीज़ें चलती रही हैं। बस मेनली यही है कि कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि हम लोग बेसब्रे बहुत रहते हैं कि हमें आज जॉब करनी है, बिड करनी है। एक बंदा मेरे पास आया, यार भाई मैं बहुत परेशान, मैं क्या हुआ है, मुझे ना ये करना है, कैसा जॉब नहीं है, बिड की हैं अपवर्क के ऊपर, जी की हैं, कितनी की हैं, 5। अब वो कह रहा है कि 5 जॉब के ऊपर मुझे 5 को रिप्लाई करें या 2, ऐसे नहीं होता ना। तो आपको स्टार्ट पे तो आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ज़ीरो है, आपको कंटिन्यूसली प्रपोजल भेजने हैं, कंटिन्यूसली जो जितना कोई एफर्ट्स कर सकते हैं। अब टेक्निकल मैं नहीं डिस्कस करूँगा, वो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर वो अगेन यूट्यूब वीडियोज़ में देख लीजिएगा। और या ये चीज़ें हैं, कंसिस्टेंट रहे मेनली, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। सही है। अच्छा, मेरी तरफ से तो सारे क्वेश्चंस हो गए, अगर एंड में कुछ बताना चाहिए। अच्छा, एंड सेगमेंट ये होता है पाकिस्तानी यूथ के लिए एक पैगाम कैमरे के थ्रू। अच्छा, एक चीज़ अभी जो मैंने कंसिस्टेंसी की बात की वही है मेनली। अभी भी ना अक्सर लोग आते हैं कि मुझे कहते हैं कि उज़ैर भाई अमेज़ॉन PL कर लें, सही है, मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन पहले मैं आज से 4 महीने 6 महीने पहले कहता था कि 6 महीने अपने आप को देने हैं, उससे पहले नहीं छोड़ना। हम लोग अक्सर मेरे अपने क्लासमेट्स हैं, देखिए मैं बात करता हूँ, मैंने BS फिजिक्स करना शुरू किया, तो खैर मैंने वो छोड़ दिया, मैं वो बात बीच में रह गई। उनको जैसे मैंने शुरू किया, उन्हें मैंने बोला आप भी शुरू कर लो, और किसी ने भी वो कहते हैं अच्छा पेपर ख़त्म हो जाए फिर करते हैं, और वो अभी तक यही कहते हैं कि पेपर ख़त्म हो जाए, यही है, वो नहीं कर पा रहे। अगर एक ने काम शुरू भी किया था तो उसने 1 महीना किया, छोड़ दिया, यार पेपर आ गई, हो गया। अगर करना है तो फिर 6 महीने देने हैं, ये मैं पहले कहता था। अब मैं कहता हूँ अगर आपने अमेज़ॉन की फील्ड में आना है तो साल देना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा हो गया, सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी सर्विस प्रोवाइडर अभी भी कम है। और लेकिन अमेज़ॉन के आगे जहाँ और भी हैं, और बहुत सारी फील्ड हैं, किंडल है, आपका डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, पता नहीं क्या क्या कुछ हैं, यूट्यूब भी है, एग्जैक्टली यूट्यूब भी है। और मतलब इतने स्किल्स हैं कि आप देखें तो वो ख़त्म ही नहीं होते। तो अमेज़ॉन को तो अभी थोड़ी सी जान छोड़ दें, उसके अलावा भी स्किल्स को देख लें, और 1 साल दें, 1 साल लाजमी दें। और अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। अगर कुछ ना भी बना ना तो 50,000 की जॉब तो रिप्लेस कर ही देंगे ना। आजकल $200 बनते हैं, कितने, $200-250, 50,000 से ऊपर बनता है, तो वो तो बन ही जाएंगे ना आपके कंसिस्टेंट साल के बाद। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। चले, थैंक यू सो मच उज़ैर मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए।
उम्मीद करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपको इससे सीखने को मिला होगा। हम मिलते हैं इसी तरह एक नए गेस्ट के साथ अगली पॉडकास्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह दो। अल्लाह हाफिज़।